नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन शब्दों की नहीं है जो बोले जाते हैं, बल्कि उन भावनाओं की है जो आँखों से बरसती है, मौन में सांस लेती हैं और समाज की असंवेदनशीलता में दम तोड़ देती हैं। आज हम सुनेंगे विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की अत्यंत मार्मिक और करुण कथा गूंगी। यह कहानी है सुभाषिणी की, जिसका नाम बोलने से भरा था, पर जिसकी दुनिया मौन में कैद थी, जो बोल नहीं सकती थी पर सब कुछ समझ सकती थी, जो प्रेम करती थी पर व्यक्त नहीं कर सकती थी। यह कथा केवल एक गूंगी लड़की की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जो शब्द सुनता है पर भाव को नहीं समझ पाता। तो आइए सुनते हैं मौन की इस गहरी दुनिया में प्रवेश करके और महसूस करते हैं एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों से परे है। कन्या का नाम जब सुभाषिणी रखा गया था, तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के नाम सुकेशिनी और सुहासिनी रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिणी। अब केवल सब उसे शुभा ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या शुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती, वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती। इसी से शुभा के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं, किंतु स्वयं शुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी थी कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदा अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाएं तो ही अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बात समझती है। शुभा के पिता वाणिकंठ तो शुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन सी रहती है। शुभा को बोलने का ज़बान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह काँप काँप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते, उसे आँखों की चेष्टाओं से गढ़ लिया जाता है। बस कुछ अनुवाद करने की समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आँखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन ही मन आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक कर दमकर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती हैं। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं। और विशेषकर जिसके पास जन्म से ही मुंह के भाव के सिवा और कोई भाषा नहीं, उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है, लगभग साफ सुथरे नील गगन के समान होती है। उन आँखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिह्वाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन
महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता है। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दोपहरिया के समय शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती है। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस्य नहीं। वह अपने इकहरे देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव हैं और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सदा अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत सी प्रसन्न चित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जाती रहती है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसे का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों की चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमनागमन, आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पाशरों में आकर मानो टूट फूट पड़ती हैं। प्रकृति के ये दो अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिणी की जो भाषा है, उसी का मानो यह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झींगरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक के केवल इंगित संगीत, क्रंदन और उच्छ्वासें भरी पड़ी हैं। और दोपहरिया को जब नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते हैं, गृहस्थ और पक्षी आराम करते हैं, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती है और जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रोककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता है, तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती हैं, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिणी की कोई सहेली हो ही नहीं सकती, सो बात नहीं। गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरा का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिणी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, पर वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिणी का बिना शब्दों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती। इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषिणी गौघर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिणी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौघर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती,
उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसे धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखती और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता, और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में विशेष सहायता मिल रही हो। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुसाइयों का लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी में कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर चाहे जितने नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण यह है कि किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पाशरों में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचा रहने का आवश्यक है, वैसे ही गांवों में दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। प्रताप की विशेष रुचि एक ही थी, मछली पकड़ना। तीसरे पहर सरिता के तीर पर वह बहुधा इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है, अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता और कद्र करता था। यही कारण था कि सब लोग जहाँ उसे सुबह कहते, वहीं प्रताप स्नेह से उसे सु कह के पुकारता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा होता, जिसे वह स्वयं अपने हाथ से लाकर देती। कभी कभी सुबह के मन में आता कि वह किसी प्रकार प्रताप की सहायता कर सके, कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे कि प्रताप आश्चर्य से कह उठे, अच्छा सो में यह करामात, मुझे यह क्या पता था। किंतु वह न जलपरी थी, न उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति। वह केवल वाड़ी कंठ के घर की गूंगी छोटी कन्या थी और इसी कारण वह प्रताप को किसी भी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती थी। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मानो वह अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगी, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार आकर उसके अंतर को किसी नवीन अनिर्वचनीय चेतना से भर देता हो। एक रात पूर्णिमा की गाढ़ी चांदनी में उसने धीरे से झरोका खोला और भयभीत दृष्टि से बाहर देखा। संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान जाग रही थी, निस्तब्ध, शब्दहीन। उधर माता पिता कन्या के विवाह में चिंता में व्याकुल हो उठे। गांव में निंदा और जाति विच्छेद की अफवाहें फैलने लगी। अंततः वाणीकंठ ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। प्रताप ने एक दिन हंसते हुए कहा, क्यों रीसू, सुना है तेरे लिए वर मिल गया है, हमें भूल मत जाना। सुबह ने घायल हिरणी की तरह उसकी ओर देखा। उस दिन वह देर तक नदी तट पर बैठी रही। रात को वह गौ घर गई, अपनी गूंगी सखियों से विदा ली, फिर नदी के कच्चे घाट पर औंधी लेटकर पृथ्वी से लिपट गई, मानो कह रही हो, माँ मुझे कहीं मत भेज। कलकत्ते में विवाह हुआ। सुबह को सजाया गया, संवारा गया, उसके स्वाभाविक सौंदर्य को आभूषणों से ढक दिया गया। निरीक्षकों ने कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है, और इस प्रकार गूंगी का विवाह कर दिया गया। ससुराल पहुंचते ही सब समझ गए कि बहू गूंगी है। उसके नेत्र सब कुछ कहते रहे, पर कोई उसकी भाषा समझ न सका। कुछ ही समय बाद उसका पति दूसरी
बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया और सुभाषिणी अपने मौन, अपने आंसुओं और अपने ईश्वर के साथ अकेली रह गई। तो दोस्तों, यह थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी गूंगी। सुभाषिणी की चुप्पी हमें यह सिखा जाती है कि बोल न पाना सबसे बड़ा दुख नहीं है, बल्कि समझे न जाना सबसे बड़ा अभिशाप है। यह कहानी समाज की उस क्रूर सत्य को उजागर करती है जहाँ स्त्री को पूर्ण होने के लिए सामान्य साबित होना पड़ता है और जहाँ मौन को कमजोरी समझ लिया जाता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, आपकी आंखें नम कर गई हों, तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही साहित्यिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जो शब्दों से नहीं, संवेदना से बोलेगी। धन्यवाद।